इस वाले एरो से कुछ स्लाइड्स का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम इकरा है और आज से आपकी 4th ईयर की क्लासेस जो ऑनलाइन होंगी वो मैं ही कंडक्ट करूँगी। आज सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ने से पहले बेहतर यही है कि हम पहले कोर्स के बारे में देख लें और फिर पेपर पैटर्न को समझ लें ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। 4th ईयर की इकनॉमिक्स की जो बुक है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है कुल्ली माशियात या मैक्रो इकनॉमिक्स का, जबकि जो पार्ट बी है वो है डेवलपमेंट इकनॉमिक्स या आपकी पाकिस्तान की माशी तरक्की का। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो आपका पार्ट 1 है वहाँ पे आपके 12 चैप्टर इंक्लूड हैं जो कि बेसिकली सिर्फ कुल्ली माशियात या मैक्रो इकनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जो कि जबकि आपका जो पार्ट बी है वो पाकिस्तान की माशी तरक्की से रिलेटेड है और इसमें सारे डेवलपमेंट के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स के चैप्टर्स के नेम हैं। तो आपका जो पेपर आता है वो बेसिकली इन 2 पार्ट्स से ही आता है। ये बच्चों आपके सामने आपके पेपर की एक तस्वीर है, एक सैम्पल है जो मैं दिखा रही हूँ। पेपर जो आपका BSc 4th ईयर का इकनॉमिक्स का आता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड जहाँ पे माइक है ना, ठीक है। जो सेक्शन ए है वो रिलेटेड होता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन से, यानी इसमें मुख्तसर सवाल आते हैं। जो सेक्शन बी है या हिस्सा दोम है उसमें आपके जो मैक्रो इकनॉमिक्स वाला पार्ट है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुली माशियात वाला, वहाँ से आते हैं 4 क्वेश्चन जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स का या 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फिर इसके अलावा जो आपका है सेक्शन सी या हिस्सा सोम, वहाँ पर आपके पाकिस्तान इकॉनमी और डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपने देखना होता है और सॉल्व करना है कि ये 20 नंबर के लिहाज से इनके क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आपका जो पार्ट 1 का सेक्शन होता है इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 4th ईयर में और 2.5 मार्क्स का ईच शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली ये आपके 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 40 मार्क्स का आपका पार्ट 2 यानी मैक्रो इकनॉमिक्स है और 40 मार्क्स का ही आपका डेवलपमेंट इकनॉमिक्स या पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन टोटल नंबर को टोटल करें तो आपके 100 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बच्चों आपका कोर्स है और रहबर माशियात की बुक है प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की, और जो ये आपका पेपर पैटर्न है। मेरा ख्याल है अब हम अपने बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके जो आपके पाकिस्तान इकॉनमी की जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 7 है, ज़राअत और सनत या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो सेक्शन पे जाते हैं आपके टॉपिक की तरफ। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स का और इसमें से अक्सर जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो होगा इंट्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर से क्या मुराद है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी एग्रीकल्चर या ज़राअत का शोबा कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ज़राअत की क्या अहमियत है। देन फिर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में या ज़राअत के सेक्टर में कौन कौन से मसाइल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर्स टू इंक्रीज़ द एग्री प्रोडक्शन, वो क्या तरीके हैं, वो क्या मेथड हैं जिनकी वजह से हम जिनको अडॉप्ट करके एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एंड पे हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, यानी जो पूरे इस टॉपिक को सम अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर या ज़राअत होती क्या है। Agriculture is the practice of cultivating and farming animals, food and other life forms that are used to sustain life। यानी कि ज़राअत से मुराद वो तमाम प्रैक्टिसेस होती हैं जिनमें काश्तकारी, जानवरों को पालना और इसके अलावा और दीगर एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिनका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी को कायम रखने के लिए या उसकी बका के लिए ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ आपकी ज़राअत या खेती बाड़ी नहीं आती, इसमें मवेशी पालना, उनके गोश्त, दूध,
ऊन और खालों के लिए, और इसके अलावा बाकी जो होते हैं आपके जानवर वगैरह पालना, मछलियाँ वगैरह पालना, ये सब एग्रीकल्चर में ही आता है। एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी अगर आप देखें, जो भी सिविलाइजेशन है, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, उन्होंने अपना जो स्टार्ट लिया था अपनी रोज़ी कमाने के लिए या तरक्की करने के लिए, जिस शोबे को सबसे पहले अडॉप्ट किया था वो एग्रीकल्चर या ज़राअत ही था। तो आप कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी सारी सिविलाइजेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए। सेम इसी तरह पाकिस्तान में भी जो ज़राअत का शोबा है या जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है बेसिकली एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, यानी ज़्यादातर लोग ज़राअत से ही मुंसलिक हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर को हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इट कंट्रीब्यूट्स 21% ऑफ GDP ऑफ पाकिस्तान। जो GDP होती है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या खाम मुल्की पैदावार, उसमें आपकी जो GDP है उसमें 21% ज़राअत से आता है। इसके अलावा 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन दिस सेक्टर फॉर देयर लिवलीहुड, और जो हमारी 60% देहात की आबादी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने रोज़ी कमाने के लिए ज़राअत के शोबे पे इन्हिसार करती है। इसके अलावा दिस सेक्टर हेल्प्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, एरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू जनरेट इकनॉमिक ग्रोथ। ये सेक्टर फूड सिक्योरिटी यानी खुराक की फराहमी, गुर्बत को ख़त्म करने और इकनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने में, जनरेट करने में भी अहम किरदार अदा करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर के शोबे को पाकिस्तान में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या किन किन एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर में शुमार किया जाता है। सबसे पहले है क्रॉप्स, मतलब फसलें उगाना। देन लाइव स्टॉक, यानी मवेशी पालना। मवेशी क्यों पालना? ताकि इनसे हम दूध, गोश्त, ऊन और खाले वगैरह ले सकें। देन फिशरीज, या मछलियाँ पालना, या मछलियों के अलावा जितना भी सी फूड है, समुद्री अभियात हैं जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको पालना, उनकी ट्रेडिंग करना, उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट, यानी जंगलात। क्यों? क्योंकि जंगलात की लकड़ी से भी हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ फुलफिल होती हैं। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। देन अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे की अहमियत क्या है या ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है जी प्रोविजन ऑफ फूड आइटम्स, यानी खुराक की फराहमी। शेयर इन नेशनल इनकम, यानी कौमी आमदनी में इसका हिस्सा है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सनतों के लिए खाम माल की फराहमी का ज़रिया है। हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनतों की तरक्की में ये ममदो मावन साबित होता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का ज़रिया है। एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, और इससे मंडी को वुसअत या वसी हो जाती है, वुसअत नसीब होती है। तो अब हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है प्रोविजन ऑफ फूड आइटम्स, यानी ज़राअत ऐसा शोबा है जिससे हमें खुराक की फराहमी होती है, और अशियाई खुराक मसलन हमारी गंदम, चावल, मकई, दालें और इसके अलावा सब्जियां, फल जो हैं इसी शोबे से हासिल होते हैं। इसके अलावा दूध और गोश्त हासिल करने के लिए जानवरों को पालना भी इसी सेक्टर का ही हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद बहुत सी जो अपनी बेसिक फूड आइटम्स हैं वो अभी भी बाहर से इंपोर्ट करता है। बट इन शॉर्ट ये एग्रीकल्चर जो है ये किसी भी मुल्क में उस मुल्क को खुराक की फराहमी का एक बहुत बड़ा सोर्स, एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। नेक्स्ट है जी शेयर इन नेशनल इनकम। पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है यानी जो कौमी आमदनी है उसमें भी एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यानी जो हमारी इकॉनमी की इनकम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम आती है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान ने जब थोड़ी बहुत तरक्की करना शुरू की थी तो एग्रीकल्चर
से बहुत ज़्यादा इससे इनकम हासिल होती थी और इसका जो नेशनल इनकम में शेयर था वो 60% था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो शेयर था वो कम होने लग गया जीडीपी में। वो क्यों? क्योंकि मुल्क में टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई थी, सनतें लगना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ ईयर्स में आते हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया है ताकि हम देख सकें कि मुख्तलिफ सालों में पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना शेयर था। तो 1959 से 60 के दौरान जो पाकिस्तान की जीडीपी में इसका शेयर था एग्रीकल्चर का वो 51.3% था। 1980 से 81 में 29.4%, 2013-14 से 21.4%, 2017 और 18 में इसका जीडीपी में शेयर 20.1% था, जबकि 19-20 में इसका जीडीपी में जो शेयर है वो 19.3% है। ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ जो ऑफ पाकिस्तान है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से मिल सकते हैं। आप मज़ीद इंफॉर्मेशन या मज़ीद इसमें डाटा ऐड करने के लिए उन इकनॉमिक सर्वे को देख सकते हैं। देन नंबर 3, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर का शोबा पाकिस्तान में रोज़गार फ्राहम करने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2010 में एम्प्लॉयमेंट जितने लोगों को इसने फ्राहम की थी वो 43.9% थी पॉपुलेशन। 2013 में 42.24% लोगों को इसने रोज़गार फ्राहम किया है। 2016 में 42.27% लोग इस शोबे से वाबस्ता रहे हैं। 2018 में 37.42%, 2019 में 36.6%, जबकि 2020 में 35.8% जो हमारी लेबर फोर्स है वो ज़राअत के या एग्रीकल्चर के शोबे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोज़गार हासिल करते रहे हैं। स्क्रीन पे फिगर्स देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स के जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है एग्रीकल्चर से हासिल होने का वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। लाइक 43.9 से 42.24, फिर 37, 36 एंड 35। इसकी एक वजह ये है कि जो जो मुल्क में तरक्की होना शुरू हुई, पढ़े लिखे लोगों का तनासुब बढ़ना शुरू हुआ है, तो लोग एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स की तरफ या दूसरे शोबों की तरफ मुंसलिक होना शुरू हो जाते हैं या काम करना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एग्रीकल्चर में जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार फ्राहम करने में। देन है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग या ज़र मुबादला का ज़रिया। जो ज़राअत का शुबा है ये हमारे मुल्क को ज़र मुबादला कमाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 27% जो हमारा ज़र मुबादला है वो हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं या जो ज़राअत के शोबे से जो हमें मुख्तलिफ अशिया मिलती हैं उनकी एक्सपोर्ट से ही हासिल होता है, जबकि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स में राइस, कॉटन एंड फ्रूट्स शामिल हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वक्त गुजरते गए हैं लाइव स्टॉक जो है वो एक बहुत बड़े सेक्टर के तौर पर इमर्ज हुआ है और एग्रीकल्चर में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज को या ज़र मुबादला को कमाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़राअत के शोबे से ज़राअत के शोबे की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 3.1% जो शेयर है वो लाइव स्टॉक का है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स के लिहाज से दुनिया में 11वें नंबर पर है, जो कि 1163 मिलियन ब्रॉयलर्स जो है प्रोडक्शन करता है एनुअली, और इसके अलावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.5 मिलियन लोगों को ये रोज़गार फ्राहम करता है। इसके अलावा 1920 में फिशरीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट की गई हैं और इससे भी ज़र मुबादला कमाया गया है। ये जो आपका सारा डाटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019-20 से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा गया है। आप इसको देख भी सकते हैं और फिर कहूँगी कि अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो मज़ीद आप इकनॉमिक सर्वे आप देख सकते हैं, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से मिल जाएंगे। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, यानी सनतों के लिए जो खाम माल की फराहमी है
वो भी हमें एग्रीकल्चर के शोबे से ही हासिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीनी की सनतों के लिए गन्ना हमें मिलता है एग्रीकल्चर के सेक्टर से। कॉटन के लिए हमें कॉटन हमें क्लॉथ के लिए यानी कपड़े के लिए मिलती है एग्रीकल्चर के सेक्टर से। इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है उसके लिए जो मुख्तलिफ सीड्स हैं वो भी हमें एग्रीकल्चर के शोबे से ही हासिल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सनतों की तरक्की का बहुत बड़ा जो किरदार है वो एग्रीकल्चर के शोबे से ही हमें हासिल होता है। नंबर 6, हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सनतों की तरक्की में भी इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है सनतों को डेवलप करने में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फार्मर्स की इनकम बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ होती है और कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से उनकी एग्रीगेट डिमांड या मजमूई तलब में इजाफा हो जाता है। जब मजमूई तलब में इजाफा होता है तो लोग कंजम्पशन ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होना शुरू होता है और मज़ीद फैक्ट्रीज़ और सनतें मुल्क के अंदर कायम होना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो आपकी ज़राअत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो भी तरक्की करना शुरू करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉटन अच्छी होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बेहतर होंगी, सिल्क इंडस्ट्रीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, पटसन की सनतें ज़्यादा लगेंगी। तो ये बेसिकली हमें जो इसका फ़ायदा मिलता है सनतों को ये आपकी एग्रीकल्चर के फ्लोरिश करने से या तरक्की करने से ही मिलता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा ज़राअत का शोबा है ये लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बनाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत अहम किरदार अदा करता है। देन है जी एक्सपेंशन ऑफ मार्केट यानी मंडी की वसअत या मंडी का वसी होना। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने से ना सिर्फ ज़रूरी मंडियों को फ़रोग़ हासिल होता है बल्कि जो आपकी गैर ज़रूरी मंडियाँ होती हैं वो भी वसअत पाती हैं। इससे मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आती है यानी मुआशी इस्तेहकाम आता है जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को वाज़िया करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करना पड़ रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो अपने पोटेंशियल से कम रहती है। तो उनमें सबसे पहला जो मसला या पहली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करना पड़ती है वो है लैक ऑफ कैपिटल या सरमाए की कमी। दूसरा बड़ा मसला वाटर लॉगिंग यानी सेम थोर एंड सॉलिनिटी यानी आपके ये जो नमकियात आ जाते हैं ज़मीन के ऊपर। फिर है नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग यानी गैर माशी कितात, फ्लड्स एंड सॉइल एरोजन, सैलाब और ज़मीन का कटाव, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ आबपाशी की नाकाफ़ी सहूलतें, लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स अच्छे या उम्दा बीजों की कमी है, क्रॉप डिजीज़ फसलों की बीमारियाँ, अनएजुकेटेड फार्मर्स काश्तकार जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पुअर कंडीशंस ऑफ एनिमल्स जो जानवर ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होते हैं उनकी हालत भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, वो कमज़ोर और लागत होते हैं। प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन के लिए या काश्तकारी के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम, नाकस निज़ाम अराजी, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मुआशी अदम इस्तेहकाम एंड इफेक्टिव एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम, गैर मुनज़्ज़म मंडियाँ हैं। हम इन प्रॉब्लम्स को अब बारी बारी करके डिटेल में देख लेते हैं कि इन पाकिस्तान के सेक्टर को कौन कौन से मसाइल का सामना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला जो है वो लैक ऑफ कैपिटल या सरमाए की कमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो फार्मर्स है वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसके ज़्यादा इनकम के या आमदनी हासिल करने के सोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो किसान है वो अक्सर गरीब ही रहता है और अपनी आमदनी कम होने की वजह से अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं अपनी और अपनी फैमिली की या अपने ख़ानदान की
उसको पूरा करने में उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे के तौर पर उसकी जो बचतें हैं या जो सेविंग्स हैं वो हमेशा कम रहती हैं। जब सेविंग्स कम रहती हैं तो उसके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो अपने एग्रीकल्चर के शोबे को उसमें इन्वेस्ट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जदीद आलात नहीं ख़रीद सकता, अच्छे बीज नहीं ख़रीद सकता, अच्छी खादें या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा जो जदीद तरीके या जदीद मशीनें एग्रीकल्चर के सेक्टर में लगाई जा सकती हैं उनको ख़रीदने की उसकी ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो अपनी पोटेंशियल से कम पैदावार देती है। इसके अलावा जो बहुत बड़े जागीरदार यानी लैंडलॉर्ड्स और जो फार्मर्स होते हैं वो भी अपने जो मज़ारीन होते हैं या उनके जो फार्म्स पे उनके खेतों पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी हालत की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से जो हमारा किसान है वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं कर पाता और नतीजे के तौर पर जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार है या पर एकड़ फील्ड है वो कम रहती है और जो किसान है उसकी आमदनी भी नतीजे के तौर पे कम रहती है। दूसरा है वाटर लॉगिंग एंड सॉलिनिटी। सॉलिनिटी क्या होती है जी? ये होते हैं कि आपके जो ज़मीन की सतह पर सफ़ेद नमकियात की एक तह जम जाती है जो कि पौधों की या फसलों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, उसके लिए हार्मफुल होता है। अगर ये रूट्स में ये सॉल्ट ज़्यादा जमना शुरू हो जाए, तह जमना शुरू हो जाए, तो जो आपके पौधे और फसलें हैं वो नहीं बढ़ पाते और उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर पंजाब और जो सिंध है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर है और काफ़ी जो ज़मीन है वो इसी की वजह से इस सेम थोर की वजह से नाकारा हो चुकी है और उन पे अब वो फसलें काश्त नहीं हो सकती। दिस इज़ वाटर लॉगिंग यानी आपकी सेम, इसमें इससे क्या मुराद होता है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह होती है वो बुलंद होकर ज़मीन की सतह पर नमूदार हो जाती है, इसे सेम कहते हैं। ये भी पौधों की या फसलों की जो प्रोडक्शन है या ग्रोथ है उनके लिए हार्मफुल होती है और नतीजे के तौर पर जो फसलें हैं वो नहीं बढ़ पाती। नेक्स्ट है जी फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग यानी गैर मुआशी कितात। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन को समझ लेते हैं। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन स्मॉल पीसीज एट डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। यानी एग्रीकल्चर के शोबे में जो ज़मीन इस्तेमाल होती है उसका मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होना फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड कहलाता है। यानी आपकी जो ज़मीन है जो काश्त के लिए इस्तेमाल हो सकती है ये मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में मौजूद होती है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ज़मीन छोटे टुकड़ों में तकसीम होती है तो इस पे जदीद मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो फ़ीकस रकबा है मलकियत में वो कम रहता है और इस पे काश्तकारी के चूँकि जदीद तरीके नहीं अडॉप्ट किए जा सकते तो हमारी जो पैदावार है वो कम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1982 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30% काश्तकारों के पास जो पाकिस्तान में रकबा है वो 12.5 एकड़ से कम है, जबकि 30% के पास 12.5 एकड़ और 25 एकड़ के दरमियान है। इस तरह जैसे जैसे लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदार पाकिस्तान में आते रहे हैं उन्होंने फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड को प्रमोट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ प्रॉब्लम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो है फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन यानी सैलाब और कटाव। सबसे पहले सॉइल इरोजन या कटाव क्या है? इससे मुराद या soil erosion means the erosion of land by storms and floods. This creates negative effect on the efficiency of agriculture sector. ज़मीन के कटाव से मुराद ज़मीन के ऊपर जो ज़रखेज़ मिट्टी होती है उसका बह जाना है या ख़त्म हो जाना है तूफ़ान, आंधी या सैलाब के साथ। इसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है वो पानी के साथ बह जाने की वजह से कम ज़रखेज़ ज़मीन बाकी बचती है जो कि फ़सलों की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। तो पाकिस्तान में ये सॉइल इरोजन जो है ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा फ्लड्स और जो सैलाब है
ये भी खड़ी फसलों को, यानी जो फसलें पक चुकी होती हैं, तैयार होती हैं, उनके लिए नुकसान पैदा कर देती हैं। ये अक्सर हम न्यूज़ पे और चैनल्स पे सुनते हैं कि सिंध के या पंजाब या जनूबी पंजाब के इलाकों में जो अक्सर फसलें हैं वो अगस्त या इन दिनों में सैलाब आने की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। तो ये भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के शोबे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर का शोबा है या जो सेक्टर है वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता। फिर नंबर 5 या जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ या आबपाशी की नाकाफ़ी सहूलतें। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जो आबपाशी है या जो पानी की फ्राहमी है फसलों के लिए वो ज़रूरत से कम है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने फिगर्स हैं जी। पाकिस्तान हैज़ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल 2/3 पोर्शन इज़ अनइरिगेटेड वाइल 1/3 पोर्शन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड डिपेंड्स अपॉन रेन्स। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो ज़मीन का हिस्सा है वो अनइरिगेटेड है, यानी कि वो बंजर हो चुका है, उस पर वो काबिल काश्त नहीं रहा, जो काबिल काश्त बाकी जो पोर्शन बचता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बारिशों पे। अब बारिशों का नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात ये ज़रूरत से कम और बाज़ औक़ात ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और इस अनसर्टनिटी की वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी फसलों के लिए नुकसानदेह है, और अगर ये ज़रूरत से कम हो तो भी फसलें ग्रोथ नहीं कर पाती। ट्यूबवेल्स और जो हैं ये कम मिकदार में लगे हुए हैं, और फिर एक वही बात कि चूँकि हमारा किसान पुअर है, गरीब है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने ट्यूबवेल्स वगैरह को वहाँ पे लगवा सके, और इस तरह जो पानी है वो फसलों तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो एग्री प्रोडक्शन है या जो ज़राअत की प्रोडक्शन है वो कम रहती है। लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स। अगली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है वो क्वालिटी सीड्स या अच्छे बीजों की कमी है। चूँकि हमारा काश्तकार गरीब है, वो वही बीज इस्तेमाल करता है जो उसके घर पे मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि उम्दा और जो आपके आला क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो किसान नहीं खरीद पाते। देन है क्रॉप डिजीज़ या फसलों की बीमारियाँ। फसलों की बीमारियाँ भी हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को मुतासर करती हैं, और इसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान में जो ज़राअत की पैदावार है वो 15 से 20% जो है वो हर साल ज़ाया हो जाती है। कीड़े मकोड़े और इसके अलावा जो चूहे होते हैं, रैट्स जिन्हें कहा जाता है, ये भी फसलों को ख़राब कर देते हैं, उनकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। प्रॉपर स्प्रे और इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, जो कीड़े मार दवाइयात हैं, वो ज़रूरी हैं, लेकिन इनका भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो पाता, और जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को ज़ाया कर देती हैं, चूँकि किसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो स्प्रे करवा सके या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स का अपनी फसलों पे इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अक्सर आप देखें तो फसलों को कीड़ा या इस तरह की सुंडी वगैरह लगी होती है, ये फसलों की या फल जब तैयार हो जाते हैं अक्सर तो उसको ख़राब कर देती हैं या ज़ाया कर देती हैं। अनएजुकेटेड फार्मर्स एक और बड़ी वजह हमारे काश्तकार के जाहिल होने की है। अब जाहिल से मुराद यहाँ उसका अनपढ़ होना है, क्योंकि किसान पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, तो उनके पास चूँकि इल्म नहीं है, तालीम की कमी है, जिसकी वजह से वो जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्निक्स नहीं अडॉप्ट कर पाते। वो पुराने तरीक़ों से ही काश्तकारी करते रहते हैं, जो कि प्रोडक्शन को कम करने की एक बहुत बड़ी वजह है। जो जानवर हमारे ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होते हैं उनकी हालत भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इस्तिदाद पस्त होती है। क्यों? क्योंकि उनकी खुराक का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, तो वो भी अक्सर बीमार रहते हैं, और अगर वो बीमार हो जाएं तो मुनासिब हस्पताल नहीं है जानवरों की देखभाल के लिए, तो उन जानवरों की जो चूँकि एफिशिएंसी मुतासर होती है तो वो फिर अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं अपना दे सकते इनपुट प्रोडक्शन के दौरान, जिससे किसान जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है।
अगली प्रॉब्लम जो है वो है प्रिमिटिव मेथड्स, यानी जो पुराने तरीके हैं काश्त के वही पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी वजह आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की नाकामी की या इस बस्ती की एक बड़ी वजह यही है क्योंकि काश्तकार पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको नए तरीके इस्तेमाल करने का नहीं पता। फिर चूँकि काश्तकार गरीब है तो वो अच्छी मशीनें, अच्छे बीज वगैरह नहीं खरीद सकते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में अपने पुराने तरीक़ों को ही कास्ट करने की। अब इन तरीक़ों का मसला क्या है कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी टाइम बहुत ज़्यादा इनसे खर्च होता है, और प्लस इससे प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती जितने मॉडर्न और अच्छे तरीके अडॉप्ट करके की जा सकती है। अगला प्रॉब्लम डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम, यानी पाकिस्तान का जो निज़ाम अराज़ी है वो भी डिफेक्टिव है, नाक़िस है। लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये निज़ाम अराज़ी से क्या मुराद है? इससे मुराद ऐसे रूल्स और ट्रेडिशंस होती हैं जो कि किसानों के हुकूक को डिटरमिन करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा ये रूल्स और ट्रेडिशन गवर्नमेंट और लोगों के बारे में भी होते हैं जो कि उनकी ज़मीन की मलकियत के बारे में बताती है। यानी इस लैंड टेन्योर सिस्टम में उन असूलों, उन कानून और या उन कवानीन का देखा जाता है जिनका ताल्लुक किसानों से, उनकी मलकियत के हुकूक, उनके फ़राइज़ और इसके अलावा उनके कानूनी तौर पे जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उससे रिलेटेड होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव या नाक़िस है। किसानों के और उनके मालिकान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं होते। अक्सर चूँकि अमीर लोग होल्ड कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी ज़मीनों को, तो उन्होंने ठेके पे दी होती हैं, या वहाँ पर जो किसान होता है वो उधर मुज़ाहिन के तौर पे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनका इस्तेहसाल होता रहता है। यानी जो गरीब किसान होता है वो अपनी आमदनी भी मुनासिब तौर पे हासिल नहीं कर पाता, या उन पे कर्ज़े ज़्यादा, उन कर्ज़ों की अदायगी उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी दिलचस्पी से काम नहीं कर पाते, और उनके दरमियान यानी उनके मालिकान या बड़े बड़े जागीरदार और उनके जो किसान हैं जो खेतों पे काम करते हैं उनके हालात बेहतर नहीं होते। आगे है जो डिफेक्टिव एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। पाकिस्तान में जो ज़राई मंडियाँ हैं वो भी गैर मुनज़्ज़म हैं, यानी बेहतर तौर पे काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार कम है, दूसरी तरफ उसको जो फ़रोख्त करने का यानी सेल करने का, मार्केट में लाने का जो तरीक़ाकार है वो भी ज़्यादा मुनज़्ज़म या वाज़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े आपके मिडल मैन और जो कमीशन एजेंट्स होते हैं ये अक्सर किसानों को मैनिपुलेट करते हैं। उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसकी मुनासिब जो आमदनी होती है या मुनासिब कीमत होती है वो नहीं दे पाते। इसका नतीजा क्या होता है कि फार्मर इससे डिस्करेज होता है, और वो अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं या जो अपनी फसलें होती हैं वो मंडियों में लाने के बजाय अपने गांव में या अपने करीबी जो इलाके होते हैं वहीं पर ही सेल कर देता है कम कीमत पर। और इसके अलावा जो शहरों को मिलाने वाली जो सड़कें होती हैं जो गांव से कनेक्ट करती हैं मंडियों को, वो भी अच्छी हालत में नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को अपना जो फसलें हैं या अपना जो माल वगैरह है वो शहरों की तरफ लाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के सेक्टर की जो कि एक फार्मर्स को, एक किसान को अपनी ज़िंदगी में पेश आती हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी कम रहती है, वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते। इसके अलावा आमदनी कम होने की वजह से वो जदीद तरीके या टेक्नोलॉजी वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की फ़ी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनते हैं। आज का लेक्चर इधर तक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के तरीके देखेंगे। तो अगर आपको भी इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।